नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस कितना लंबा अरसा लड़ने के लिए तैयार है। ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट जो वो रेजिस्टेंस ने बना लिए हैं और 7 फाइटर्स के हवाले से भी स्टैट सामने आए हैं कि रेजिस्टेंस के पास कितने फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं, कितना वेपन उनके पास मौजूद है, वो कितना इसराइल को जब वो रेजिस्ट कर सकते हैं। जो टनल सिस्टम है जो इस पूरी जंग के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, अगर टनल्स ना होती तो हमास इस तरह से रेजिस्ट ना कर पाती। तो क्या ये तमाम टनल्स हैं वो इसराइल ने तबाह कर दी हैं या ये टनल्स अभी तक मौजूद हैं और हमास इसके जरिए जो है वो एक लंबी रेजिस्टेंस कर सकती है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक, स्पेन, आयरलैंड, ये बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं और ओवरऑल यूरोपीय यूनियन से एक बड़ा एक्शन सामने आया है जिसमें इसराइल को स्पोर्ट्स जो कंपटीशंस हैं उसमें से निकालने की तैयारी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन होने जा रहा है। इसराइल की बहुत तजलील होने जा रही है। इसराइल की आइसोलेशन का एक कंक्रीट सबूत है क्योंकि इस सारी जारियत के दरमियान यूरोप में मुसलसल मुजाहरे होते रहे कि वहां पर जो भी कंटेस्ट होते हैं, जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी लीग्स होती हैं या जो भी इवेंट्स होते रहे हैं उसमें इसराइल के जो नुमाइंदगी है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसराइल की नुमाइंदगी होती रही है। लेकिन अब जो है वो यूरोपियन जो इवेंट्स हैं उनमें से इसराइल को माइनस किया जा रहा है, इसराइल को निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही गैर मामूली खबर है। और दूसरी तरफ जो चाइना का राइज है वो तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि चाइना ने कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया है उस टेक्नोलॉजी का जिसको अमेरिका कभी बनाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं बना सका। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, बैक्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, उन्होंने इसको कामयाबी के साथ जो है वो अचीव कर लिया है। इसको दुनिया में ये पहला कामयाब तरीन तजर्बा कहा जा रहा है। और हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उसके अंदर चाइना लीड कर रहा है अमेरिका को। नाज़रीन, चाइना ने वो हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उनको कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है जिससे अमेरिकी B-2 बॉम्बर, जिसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है, उसको भी गिराने की कैपेबिलिटी जो वो चाइना ने हासिल कर ली है। B-2 बॉम्बर्स ये अमेरिका की मिलिट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 11,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं और कई घंटों तक फ्लाई कर सकते हैं और ये किसी भी एयर स्पेस के अंदर पेनिट्रेट करके इनको खास तौर पर जब वो न्यूक्लियर गिराने के लिए बनाया गया है। जब कोल्ड वॉर जारी थी उस वक्त इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर जंग के खतरात बहुत ज्यादा थे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा वेपन जो किसी भी एयर स्पेस के अंदर घुसकर न्यूक्लियर गिराकर जब वापस आ सके, तो उसके लिए यह प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था। तो ये वो कैपेबिलिटीज रखते हैं, इनको कोई रडार नहीं पकड़ सकता, इनको कोई गिरा नहीं सकता है। इसको F-35 या उसके मुकाबले के यानी जो उनके त्यारे हैं वो नहीं इसको पकड़ सकते। इसकी जो स्पीड होती है जहां पर ये फ्लाई करता है और जो इसकी कैपेबिलिटी है इसको कोई नहीं पकड़ सकता, उसको चाइना पकड़ने जा रहा है और उसने कामयाब तरीन जो तजर्बा कर लिया है इस तरह से चाइना। और अभी हमने पिछली वीडियो में एक रिपोर्ट आपके सामने रखी कि यूएस की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कैसे वार्न कर रही है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, कि वो जल्द से जल्द अपना तमाम फोकस खत्म करते हुए फोकस जो है वो चाइना के ऊपर करे। और बाकी अगर जंगों के अंदर अमेरिका उलझा रहा तो बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कि चाइना ऑफिशियली अपनी बर्तरी डिक्लेयर कर देगा, यानी कि उसकी बर्तरी स्टैब्लिश हो जाएगी हर एक फील्ड के अंदर। अब चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूअस प्रेशर है और इसको हम गजा का जो सीज फायर है उससे अलग नहीं कर सकते। यानी देखे ना, गजा का जो सीज फायर है वो कैसे होना है, वो अमेरिका ने करवाना है तो होगा। तो अमेरिका क्यों मजबूर होगा? क्या अमेरिका को, क्या इस्लामी मुल्कों से यह खतरा है कि हमला कर देंगे? क्या कोई इकोनॉमिक उसको खतरात हैं? खतरात क्या हैं? और आप देखें कि मुसलमानों की जो क़यादत है उन्होंने तो ट्रंप को बुलाया है, मिडिल ईस्ट में बुलाया और बड़ा ऑनर दिया, सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिए गए, साथ पैसों की भी बारिश की गई। अरब वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो वो ट्रंप की झोली में डाल दिया गया। तो मसला क्या है, वो तो साथ खड़े हुए हैं। तो ना ये कोई खतरा है कि यहां से कोई हमला हो जाएगा, ना कोई इकोनॉमिक मसला है, बल्कि इकोनॉमिकली तो वो और मुआहदे हो रहे हैं और जो है वो दौलत निसावर की जा रही है। तो अमेरिका जो है वो क्यों कर मजबूर होगा? तो ये वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि अगर हम यहीं पर ड्रैग होते रहे तो फिर हम उधर फोकस नहीं कर सकेंगे। हमास तो हमारा दुश्मन नहीं है भाई, हमास तो छोटी सी तंजीम है जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ रही है, वो तो हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। हमारा कंपटीटर तो चाइना है, हमें वहां पर फोकस करना चाहिए। तो ये वो प्राइमरी फैक्टर है
जो इस वक्त अमेरिका को सीज फायर के लिए पुश कर रहा है, मजबूर कर रहा है। और उसके अलावा फिर बाकी भी हैं, जैसे उनका सॉफ्ट इमेज डैमेज हो रहा है, लोग निकले हुए हैं, बहुत सारे दीगर फैक्टर हैं, लेकिन ये बड़ा प्राइम लेवल का फैक्टर है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सीज फायर की एफर्ट्स भी हो रही हैं। आज लेट नाइट तक यह भी मुतवक्के है कि कोई फाइनल जवाब भी आ सकता है, यह भी मुतवक्के है आज रात सीज फायर अनाउंस भी हो जाए। इस हद तक मामला करीब भी पहुंच चुके हैं। इजरायली अमेरिकी मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंटेंस लेवल का प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है इसराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर, के जंगबंदी की तरफ जो है वो जाए। और दुनिया के पास देखिए जंगबंदी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो तबाही का है और वो लंबी जंगों का रास्ता है। इसलिए दुनिया के पास जो सही रास्ता है वो यही है कि वो सीजफायर जो है वो करवाए। और साथ साथ ये भी खबरें हैं कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, कंडेम भी कर रहे हैं, अब सैंक्शंस की भी बातें चलना जो शुरू हो गई हैं। ये सारी चीजें साथ साथ जारी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास सीज फायर की अभी कोई ऐसी गारंटी तो नहीं आई। हमारे पास ये कोई 100% हम श्योर तो नहीं हो गए कि अब ये चीज हो गई है तो सीज फायर हो जाएगा। 100% तो हमारे पास अभी ऐसी कोई चीज नहीं है कि सीज फायर हो जाएगा और इजराइल जो वो मान लेगा। ये तो अभी तक सारा डेवलपमेंट्स है, खबरें हैं। तो इजराइल इस वक्त बमबारी भी कर रहा है, उसकी फौज, तमाम रेगुलर आर्मी दाखिल भी हो चुकी है। तो अगर इजराइल इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है और सीज फायर नहीं होता तो क्या हमास रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है? यानी फिर यह सवाल आएगा ना कि अगर जंग नहीं रुक रही तो फिर यहां पर कोई कैपेबिलिटी हमास के पास अभी बची है या तमाम कैपेबिलिटीज जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं? अगर हम देखें तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी। यानी जिस तरह की बमबारी इजराइल ने की है, जिस तरह की इजराइल की सोफिस्टिकेटेड आर्मी है बताई जाती है और बैक्ड बाय सुपर पावर है, ये सारी चीजें हैं, जिस लेवल की बमबारी की गई, जिस तरह मलबे का ढेर बनाया गया, तो इस तरह तो कोई भी तंजीम उसको खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दुनिया एक मिलिटरीली एक मौजज़ा देख रही है कि हमास अभी भी उसके पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और एक नई रिपोर्ट आई है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कितने रॉकेट्स उनके पास मौजूद हैं, कितने फाइटर्स हैं उनके पास, जरा देखिए। हमास हैज सक्सीडेड in manufacturing hundreds of rockets, dozens of which can reach Israel। ये इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है। hundreds of rockets मजीद उन्होंने बना लिए हैं और जो बारूद है वो इजराइल के जो अनएक्सप्लोडेड वेपन्स हैं, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं, कई सालों तक हमास इससे बारूद निकालकर वेपन्स बना सकती है। There are still approximately 40,000 armed elements from various organizations in the Gaza Strip। अब देखना, जैसे कि हमास है, इसके अलावा एक दो और तंजीमें हैं, जैसे PIJ है, ठीक है, उनका जिनका अल-कुद्स विंग है। तो 2 से 3 तंजीमें इस वक्त लड़ रही हैं, मेनली हमास है। तो 40,000 फाइटर्स जंगजू इस वक्त रेजिस्टेंस के पास मौजूद हैं। ये आज की ताजा तरीन रिपोर्ट है। यानी आलमी सतह पर तो इजराइल के साथ हो रही है, वो हो रही है। ऑन ग्राउंड क्या वो ये नई ताकत इस्तेमाल करके, ताकत के एक और अटेम्प्ट के साथ क्या वो कामयाबी हासिल कर सकता है? तो ये रिपोर्ट देखिए। There is still a vast network of tunnels in the Gaza Strip, concentrated in the Gaza City and the Khan Yunis। अभी भी एक बड़ा जो टनल नेटवर्क है वो एग्जिस्ट करता है। इजराइल पूरे टनल नेटवर्क को तबाह नहीं कर सका है। तो ये रिपोर्ट जो है वो इजराइल की शिकस्त का जब वो बोलता सबूत है कि अस्करी तौर पर हमास इतनी कैपेबिलिटी रखती है। देखिए, एक बात यह है कि इजराइल इस हवाले से क्लियर है कि उसके ऊपर कोई इस्लामी मुल्क हमला नहीं करने वाला है अनटिल एंड अनलेस, जब अगर इजराइल जो वो फलस्तीनियों को जॉर्डन या इजिप्ट में डिस्प्लेस करेगा तब वो एक ऐसा मौका होगा कि शायद ये मुल्क जो वो इजराइल के ऊपर हमला कर दें। लेकिन उससे पहले इजराइल जो मर्जी फलस्तीनियों के साथ करता रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला। ना जॉर्डन अटैक करेगा, ना इजिप्ट, कोई भी अटैक नहीं करने वाला। इजराइल को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए तो वो ये सारा कुछ खुलेआम कर रहा है। मतलब उसको पता है भाई मिलिटरीली हमसे कोई इंगेज होने वाला नहीं है, कोई हमला नहीं करने वाला, तो फिर हम जो मर्जी करते रहे। लेकिन जो असल उसकी डिफीट हो रही है, जो आलमी सतह के पर वो आइसोलेट हो रहा है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इंटरनल फाइट है, और आर्मी उसकी आप देखें एग्जॉस्ट हो चुकी है। यानी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो असल उसकी डिफीट है, जिसको वो इस वक्त सबसे ज्यादा मिसकैलकुलेट कर रहा है अपनी एरोगेंस की वजह से। तो आप जरा देखिए इजरायली मीडिया की और रिपोर्ट एक देखिए कि ये चीजें कैसे इजराइल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर जिनके 9 बेटे शहीद हो गए, रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी, कितना दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे, उनके 9 बच्चों की डेड बॉडीज है वो उन्हीं के हॉस्पिटल के अंदर लाई गई। तो वो कह रहे हैं कि दैट कुड मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आलमी जमीर के जागने में। कंटिन्यूइंग द वॉर कुड लीड टू इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इजराइल एंड सिक्योरिटी काउंसिल मे कॉल फॉर एन एंड टू इट।
सैंक्शंस लगने जा रही हैं। और यानी कि आप कंपैरिजन करें ना कि एक तरफ ऑन ग्राउंड हमास अभी रेजिस्ट करने की लंबी कैपेबिलिटी रखती है, दूसरी तरफ जून जंग आगे बढ़ती रहेगी, जंग ड्रैग होती चली जाएगी, तो आलमी सतह के ऊपर ये एक्शन इजराइल के खिलाफ मजीद होने जा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी फॉर द आर्मीज ऑपरेशन इन गाजा हैज एक्सपायर्ड। जो वेस्ट ने एक लेजिटिमेसी इजराइल को दी, उसकी मुद्दत जब वो एक्सपायर हो चुकी है। एंड देयर कंटिन्यूएशन कुड लीड टू इजराइल्स पॉलिटिकल आइसोलेशन। और अगर इजराइल ने अभी भी नहीं समझा तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होने जा रहा है और इकोनॉमिकली सैंक्शन लग जाएंगी। मतलब इजराइल सर्वाइव कैसे करेगा? और हमास मौजूद है, हुतीस अभी तक मिसाइल फायर कर रहे हैं और पता नहीं कब तक वो ताक़यामत भी मिसाइल फायर कर सकते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, वेरी वेरी हार्श। ये वेस्ट जो है वो बिल्कुल इसने कान और आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम, असल जो चीज लेजिटिमेसी है वो चैलेंज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल्स ब्लॉकेड ऑफ गाजा एड इज शेमफुल एंड इट्स एक्सक्यूजेस फॉर हाल्टिंग सप्लाईज आर अनएक्सेप्टेबल। ये ब्लॉकेड जो है वो शेमफुल है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो यूरोप में स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसमें से इजराइल को फारिग करने जा रहे हैं। पॉलिटिको, अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय यूनियन स्पोर्ट्स कमीशन hints Israel's exclusion from the competition due to Gaza war। अभी नाज़रीन ये कोई एक हफ्ता कबल जो है वहां पर एक सॉन्ग कंपटीशन का इवेंट हुआ जो कि हर साल होता है और बहुत ही फेमस ये यूरोप का इवेंट है। और इसमें मतलब तमाम मुल्क जो है वो शरीक होते हैं और सॉन्ग ये कंपटीशन होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए गए कि इजराइल को शामिल ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद इजराइल को शामिल किया गया। फिर नाज़रीन वहां पर क्या हुआ कि जब इजराइल की बारी आई और इनका नुमाइंदा आया तो वहां पर फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगना शुरू हो गए। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट में, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, वहां पर उन्होंने अचानक क्या किया कि वो नारे छुपा दिए और आगे से तालियां लगा दी। लेकिन बहरहाल वो चीज तो बाहर आ गई और उसके बाद शदीद तनकीद हुई और ये अल्टीमेट उसका रिएक्शन है कि अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इजराइल को मुकम्मल फारिग करने जा रहे हैं। यानी एक पीछे पूरा बैकग्राउंड है, मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुसलसल क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बावजूद बुलाया जा रहा है। एक हफ्ते पहले तक भी इजराइल को बुलाया गया और उस तकरीब के दौरान ये वाकयात हुए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इजराइल को निकालने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आयरलैंड वो पहला यूरोपियन मुल्क बनने जा रहा है जो इजरायली कंपनी से मुकम्मल बायकॉट करेगा। आयरलैंड विल प्रेजेंट प्लान्स टू बैन ट्रेड विद इजरायली कंपनीज इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो। और स्पेन के अंदर बड़ा गैर मामूली इजलास हुआ है जिसमें अरब नुमाइंदे शामिल हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और नॉर्वे से और बाकी 20 मुल्क वहां पर जमा हुए। गजा का सीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा डिस्कस हुआ है। ये गैर मामूली मुलाकातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। और स्पेन की स्टेटमेंट आई है, अब स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ये यूरोप को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपके एक्शंस इनफ नहीं हैं। यानी यूरोपीय यूनियन के ये मेंबर्स हैं स्पेन, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहा है यूरोपीय यूनियन को कि आप एक्शन नहीं ले रहे। यानी अभी देखिए यूरोपीय यूनियन को अंदर से मज़ामत का सामना है। देयर आर यूरोपियन कंट्रीज दैट डू नॉट वांट व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन द सेम वे दे सी व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा। बहुत से मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो हो, तो फिर उनको गजा में भी यही पैमाना देखना चाहिए कि गजा में फिर ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। अब देखें ना, ट्रंप जो है वो रोजाना ये बयान देता है कि वो यूक्रेन की जंग इसलिए रुकवाना चाहता है कि वहां पर रोजाना लोग मर रहे हैं और कहता है ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। डेफिनेटली, और पूरी दुनिया वहां पर भी अमन का मुतालबा कर रही है, लेकिन यही बात गजा के हवाले से क्यों नहीं की जाती? गजा में भी तो लोग मर रहे हैं और वो तो एक जंग है, ये तो एक जारियत है, एक जेनोसाइड हो रही है। ठीक है, तो ये आज स्पेन ने अपने यूरोपीय यूनियन की जो मुनाफकत है उसका भांडा फोड़ा कि आप उधर तो ये बयानियां रखते हैं, फिर इधर ये बयानियां क्यों नहीं रखते? तो ये चीजें, जंग जारी रहेगी तो इस आलमी महाज के ऊपर ये तब्दीलियां आती रहेंगी और रेजिस्टेंस जो है वो एक लंबा अरसा लड़ने के लिए तैयार है। फिर क्या हुआ है नाज़रीन, एक एड स्कैंडल सामने आया है और उसके काफी इंपैक्ट सामने आए हैं। नाज़रीन, इजराइल एड से इनकार कर रहा था, फिर इसने एक नया ड्रामा रचाया कि एक कंपनी बनाई गई जिसको बताया गया कि ये एक न्यूट्रल कंपनी है और वो एड जो है वो तकसीम करेगी। न्यूयॉर्क टाइम ने कल ये रिपोर्ट छाप दी कि ये जो जिस देखें, इससे पहले यूनरवा जो है वो एड तकसीम करता है, सारे फलाह के काम करता है, लेकिन यूनरवा इजराइल कबूल नहीं कर रहा और ये कंपनी जो है वो सामने लाई गई कि ये एक न्यूट्रल कंपनी है और ये एड तकसीम करेगी।
अच्छा, उसके ऊपर भी चलो सारे राजी हो गए। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट छाप दी कि ये जिस कंपनी को न्यूट्रल बताया जा रहा है, ये तो असल में इजराइल ही ने बनाई हुई है और इसमें सीआईए के लोग हैं, इसमें अमेरिकन हैं, मतलब बहुत बड़ी स्टोरी ये आ गई। उसके बाद अमेरिका के ऊपर बहुत इंतजामिया के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि स्टीव विटकॉफ तो इधर बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है और गारंटीज, और तो जनाब उसका रिएक्शन आज ये हुआ है कि उस कंपनी का जो सीईओ था वो आज रिजाइन कर गया है, वो कंपनी तितर बितर हो गई है और अमेरिका से जो इस कंपनी में अमेरिकन थे, सीआईए के लोग थे, उनको कहा कि वापस, उनको कहा कि इस कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सीईओ जो है वो रिजाइन कर गया और उसने इजराइल के खिलाफ बयान दे दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। सीईओ ऑफ इजरायली एंड यूएस बैक्ड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रिजाइन्स, इट्स क्लियर दैट एड प्लान कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। ये बड़ी बात है, यानी यूनरवा ने एड तकसीम करनी थी, इजराइल यूनरवा को खत्म करना चाहता है, ये कंपनी बनाई गई जिसको न्यूट्रल बताया गया। अब उसका सीईओ जो है वो रिजाइन कर रहा है, खुद इस बात का एतराफ कर रहा है कि ये जो एड प्लान यहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है, इसके जरिए एड तकसीम नहीं की जा सकती, यूनरवा ही है जो उसको एड तकसीम करे। आई अर्ज इजराइल टू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड एड टू गाजा थ्रू ऑल मैकेनिज्म, और इजराइल को चाहिए कि वो एड जो है वो मुकम्मल तौर पर गजम दाखिल करे। ये सीईओ जो है रिजाइन करते हुए ये इजराइल ही के खिलाफ बयान दे रहा है। तो ये भी जनाब साथ साथ हो रहा है और लेट नाइट का इंतजार है कि देखते हैं क्या कोई खबर आती है। और अमेरिका के ऊपर जो असल प्रेशर है वो है चाइना का। अब ना सिर्फ फाइनेंशियल टाइम की जरा रिपोर्ट देखिए। फाइनेंशियल टाइम ये लिख रहा है कि चाइना बड़ी तेजी के साथ वो कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है कि वो ताइवान के ऊपर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सके। फाइनेंशियल टाइम ने आज रिपोर्ट छाप दी है, चाइना हैज इंक्रीज्ड इट्स एबिलिटी टू लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन ताइवान। बहुत हद तक उसने हासिल कर ली है और मजीद हासिल करने जा रहा है। सरप्राइज अटैक होगा ताइवान के ऊपर और वो आलमी जंग का आगाज होगा। चाइना's अटैक कुड इन्वॉल्व रैपिड एयर ऑपरेशन एंड न्यू आर्टिलरी सिस्टम्स। और इस ऑपरेशन में इस सरप्राइज अटैक में क्या होगा, रैपिड एयर ऑपरेशंस होंगे और न्यू आर्टिलरी सिस्टम्स होंगे। अब आप जरा देखिए, चाइना वो वेपन बना रहा है जिसको ना ही ताइवान में लगा एयर डिफेंस, ना ही अमेरिकी सिस्टम्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको रोक सकते हैं। हूतीज के मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जब नहीं रोक पा रहा, और चाइना जो बना रहा है, उस चाइना ने वो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में किसी को नहीं दी है, तो उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, ना उनके रडार पकड़ सकेंगे। अब वो कह रहे हैं कि रैपिड एयर अटैक्स होंगे, रैपिड एयर ऑपरेशन होंगे, तो वो जो हवा से हमले होंगे इनको पता भी नहीं चलना। अब मिसाल के तौर पे आज जो बहुत बड़ा उन्होंने तजर्बा किया है, ODE इग्नाइट्स एट मैक 8, ये मैक 8 स्पीड की हम बात कर रहे हैं। चाइना रिवाइव्स फॉरगॉटन यूएस जेट टेक। अब वो टेक्नोलॉजी जिसको अमेरिका ने छोड़ दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, चाइना ने उसको जो है वो आगे बढ़ाया है और आज कामयाब तरीन तजर्बा उन्होंने कर लिया है। और इस सारे प्रोजेक्ट को जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रही थी, बैक कर रही थी, और चाइना की जो सबसे बड़ी एरोस्पेस के हवाले से यूनिवर्सिटी है उसकी टीम शामिल थी, पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट शामिल थी, और सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट जो है वो उन्होंने आज कर लिया है। इसमें जनाब जो फ्यूल इस्तेमाल होगा वो वैसे तो होता है स्पेशलाइज्ड फ्यूल होता है, लेकिन इसमें जो रूटीन का फ्यूल है जो जेट्स में इस्तेमाल होता है, रेगुलर जेट फ्यूल विच इज चीपर एंड मोर रेडिली अवेलेबल, वो इसके अंदर इस्तेमाल हो सकेगा। ब्रेक थ्रू मिलिट्री टेस्ट, और इस टेस्ट ने दुनिया में इस तरह से इनकलाब बर्पा किया है कि इसने वैलिडेट कर दिया है कि इससे कैसे टेक्नोलॉजिकल जो फिजिबिलिटी है वो अचीव की जा सकती है। यानी इस कंसेप्ट को उन्होंने अचीव करके दिखा दिया जिसको अमेरिका भी अचीव नहीं कर सका। ये इन्होंने किया है हाइपरसोनिक वेपन का ग्राउंड टेस्ट, ठीक है, और उसमें फ्यूल और वो सारा, यानी एक रेवोल्यूशन उन्होंने बर्पा कर दिया है। फिर इसी हवाले से इसी साल के जनवरी के महीने के अंदर इन्होंने एयर टेस्ट किया था। अब जरा देखिए, चाइना सेज कंडक्टेड फाइनल टेस्ट ऑफ सीक्रेटिव हाइपरसोनिक वेपन, और इसको ग्लोबल टाइम लिख रहा है कि ये जो टेस्ट है जो एयर टू एयर हुआ है, एयर टू एयर, ये किसी सीक्रेट वेपन के साथ किया गया। लॉन्च जो हुआ है ये सीक्रेट वेपन है, और चाइना ने अभी इसके बारे में नहीं बताया कि ये लॉन्च किस वेपन से हुआ है, यानी एयर टू एयर इस लेवल का मिसाइल जो है वो फायर करना। और इसमें वो लिखता है कि ये वो मिसाइल है जो B-2 बॉम्बर को गिरा सकता है। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मिस्टीरियस वेपन। ये पहली कंफर्मेशन है कि चाइना के पास ये वेपन जो कि मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, ये एग्जिस्ट करता है। सारी डिटेल नहीं है, लेकिन ये पता लग गया कि कुछ सीक्रेट चाइना ने बना लिया, विच कुड पोज एन अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट टू यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट।
जो अमेरिकी जंगी हथियारों के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर थ्रेट साबित होने वाला है, इंक्लूडिंग द B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये बड़ा तेज फ्लाई करता है, कई घंटे, रेंज बहुत ज्यादा है, रडार को चकमा दे देता है, और इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये न्यूक्लियर गिराकर वापस आ सके, इसको कोई पकड़ ना सके। और आज तक इसको कोई नहीं गिरा सका, कोई नहीं इसको पकड़ सका। तो चाइना ने वो वेपन भी बना लिया। तो वो तो ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि वो ताइवान को पता भी नहीं चलना है। वहां पर तो अमेरिकन सिस्टम लगा हुआ है, और अमेरिकन सिस्टम यहां हूथीज ने उसका क्या हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। तो वहां पर जहां चाइना खुद आ रहा है और उसने वो टेक्नोलॉजी बना ली है जो उनका अपना मीडिया बता रहा है, सरकारी मीडिया, कि वो बहुत सीक्रेट है और वो दुनिया जानती भी नहीं है कि वो क्या है, लेकिन वो तमाम इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को उड़ा के रख देगा। ये सबसे बड़ा प्रेशर है जो इस वक्त अमेरिका पर बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर आ रही हैं। चाइना इसमें लीड कर रहा है, चाइना उसमें लीड कर रहा है, और अमेरिका जो है वो बिला वजह इस मिडिल ईस्ट के तनाज़े में, हालांकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये नहीं है कि वो इन मुल्कों को अपना इत्तेहादी बनाना, वो अमेरिका के इत्तेहादी ऑलरेडी हैं। अमेरिका का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है। तो ये उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने मुख्तलिफ डायमेंशन से आपके सामने रखी हैं। आपने राय जरूर आगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।